हेलो एवरीवन, मैं वेलकम करती हूँ आपका नीव इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है, नीव इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और ऑफलाइन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो है वो तैयारी करवाता है। हमने भी HP टेट की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। HP टेट में हम मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स तीनों सब्जेक्ट की जो है वो ऑनलाइन क्लासेस करवाएंगे। HP टेट मेडिकल में मैं आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन करवाऊंगी। अगर आप भी अपनी ऑनलाइन क्लास बुक करवाना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर नीव इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके अपनी क्लास जो है वो बुक करवानी होगी। आपको पता है कि जो टेट है वो साल में 2 बार आता है। अगर आप अपनी क्लास बुक करवाते हैं तो अगर इस टेट के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पा रही है तो नेक्स्ट टेट के लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो चलते हैं हम अपनी केमिस्ट्री की क्लास की ओर। आज ये हमारी केमिस्ट्री की 11th क्लास है, ठीक है, और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। मैंने आपको एसिड और बेस की डिफरेंट रिएक्शंस बताई थी कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ठीक है। और एसिड जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ मिलकर भी मेटल और नॉन मेटल के सॉल्ट्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। आज हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड, अगर आप अच्छे से कंटिन्यू करके लेक्चर देख रहे होंगे तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि मेटालिक ऑक्साइड। मैं आपसे पूछती हूँ, व्हाट आर मेटालिक ऑक्साइड? When metals react with oxygen they produce metallic oxide। और मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आपको याद होगा, कि मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं कि बेसिक होते हैं। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड? ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो जो मेटालिक ऑक्साइड हैं वो नेचर में क्या है? बेसिक है नेचर में। जब हम एसिड की रिएक्शन करवाएंगे मेटालिक ऑक्साइड के साथ तो हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि एसिड, मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं नेचर में? बेसिक होते हैं, ठीक है। तो जो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर ही बनाएंगे, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लें, हमारे पास एसिड है हाइड्रोजन क्लोराइड और मेटालिक ऑक्साइड में हमने लिया है ये सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। अब ये आपको पता है ये एसिड है और मेटालिक ऑक्साइड, ऑक्साइड्स जो हैं वो मेटल के वो क्या होते हैं नेचर में? बेसिक होते हैं। तो एसिड और बेस आपस में मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। तो हमारे पास सॉल्ट बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। हम एक और एग्जांपल लें, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। हमारे पास एक मेटालिक ऑक्साइड है और आपको पता है मेटालिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक होते हैं नेचर में। तो यहाँ पे भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके बना देंगे सॉल्ट प्लस वाटर, और सॉल्ट बन जाएगा हमारे पास कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर। तो इस तरह जो एसिड हैं वो मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ मिलकर जो है वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। अब आपको पता है मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं? बेस होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, मतलब वो बेस होते हैं। अब हम रिएक्शन करवाएंगे बेस की मेटालिक ऑक्साइड जो अपने आप में ही क्या है? बेस हैं। तो बेस और बेस जो है वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे और ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटालिक ऑक्साइड इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड्स आर इटसेल्फ बेस, ठीक है। आगे है रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या हैं? जब नॉन मेटल्स, ठीक है, जैसे आपका कार्बन है, सल्फर है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो ऑक्साइड्स बनाती हैं उनको बोलते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और मेटल्स और नॉन मेटल्स में आपको पढ़ाया है मैंने कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, या हम इस तरह से बोलें उनको, द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर। क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो हम बेस की अगर एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो भी हमारे पास क्या बनेगा?
सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि एसिड बेस, बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो हमने बेस ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड में हमने कार्बन का ऑक्साइड ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये बेस और ये एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट हमें सॉल्ट की फॉर्म में मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो आपको पता चल गया कि बेस नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होते हैं नेचर में, और अगेन बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। अब मैं बात करूं रिएक्शंस ऑफ एसिड विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जैसे मैंने आपको बताया ये नेचर में होते हैं एसिडिक, ठीक है। तो क्या पॉसिबल है एसिड की एसिड के साथ रिएक्शन हो पाएगी? नहीं। तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। रिएक्शन ऑफ एसिड विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है, ये तो थी हमारी रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस। अब हम देखते हैं, हमने देखा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिसमें एसिड और बेस आपस में मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कैसे करते हैं? मैंने आपको बताया था कि जब हम एसिड को बेस में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो जो एसिड है वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं और बेस OH नेगेटिव आयन, तो एक दूसरे के इफेक्ट को भी न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है, एक दूसरे की कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं और एक न्यूट्रल सोल्यूशन आ जाता है हमारे पास जिसकी pH होती है 7 होती है न्यूट्रल सॉल्यूशन की जो है वो pH। अब हम देखें कि ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है ये हमारी डेली लाइफ में किस तरह से यूज होती हैं, हमें किस तरह की हेल्प करती हैं, ठीक है। तो रिएक्शन हम आगे देखें, इंपॉर्टेंट ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ। अब हम सबसे पहले देखें pH ऑफ एसिडिक रेन, कि एसिडिक रेन की pH कितनी होती है। तो बात करें एसिडिक रेन की, तो एसिडिक रेन क्या होती है? जब जो रेन होती है नॉर्मल उसकी pH होती है 5.6, ठीक है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, लेकिन आपको पता है एनवायरनमेंट में इतने जो है वो हार्मफुल गैसेस भी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो न्यूट्रल तो वो रेन होगी नहीं, थोड़े बहुत एसिड तो उसमें रहते हैं। लेकिन जब जो है वो रेन वाटर की pH जो है वो 7 से कम हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं 7 से बहुत कम, और जिसकी लिमिट रखी हमने अगर 5.6 से कम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक रेन, ठीक है। एसिडिक रेन की pH कितनी होती है? लेस देन 5.6, ठीक है। अब पेपर में आ जाता है कि व्हाट इज द pH ऑफ एसिडिक रेन, तो 5.6 भी लिख सकते हैं वहाँ वो ऑप्शन में, 5 से पीछे वाली 4.8 भी लिख सकते हैं, वो भी एसिडिक ही हुई। हमने लास्ट लिमिट रखी है कि 5.6 से अगर कम pH आ गई तो वो हमारा रेन वाटर जो होगा वो एसिडिक होगा। अब एसिडिक रेन क्या होती है, ठीक है, एसिडिक रेन होती है जब रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो मिक्स हो जाती हैं। एसिडिक रेन में कौन कौन सी गैसेस मिक्स हो जाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब ये गैसेस जो है वो वाटर के साथ मिक्स होके कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक एसिड बना देगी वाटर के साथ मिक्स करके। जब ये गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगी और वाटर के साथ मिलकर ये एसिड्स बना देंगी तो उस रेन को हम बोलेंगे एसिडिक रेन। और एसिडिक रेन की जो pH है वो होगी 5.6 से लेस, ठीक है, 5.6 से लेस होगी। नेक्स्ट है हमारा pH ऑफ रेंज ऑफ सॉइल, pH रेंज ऑफ सॉइल, ठीक है। तो सॉइल की आपको पता है सॉइल जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ना ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए ना ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए। एक नॉर्मल pH सेट की है जो है 5.5 to 7। इस pH में जो है वो जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो करते हैं। अगर pH इससे कम होगी तो भी प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे और इससे ज़्यादा होगी तो भी
प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन आएगा पेपर में, द पीएच ऑफ एसिडिक रेन इज, ठीक है, द पीएच रेंज ऑफ सॉइल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट, वो होती है 5.5 to 7, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टूथ डिके स्टार्ट एट व्हाट पीएच, ठीक है। तो जब हमारे माउथ की पीएच जो है लेस देन 5.5 हो जाती है, ठीक है, तो हमारा टूथ डिके जो है, हमारा इनेमल जो है, दांतों का इनेमल जो हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, वो जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो कौन सी पीएच पे स्टार्ट होता है टूथ डिके? 5.5 से लेस पीएच पर, ठीक है। तो जब हमारे माउथ की पीएच लेस देन 5.5 होगी तो टूथ डिके जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और जो मैंने बताया कि जो हमारे टूथ का इनेमल होता है वो हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, ठीक है। तो वो किसका बना होता है? वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है टूथ डिके स्टार्ट्स एट व्हाट पीएच? लेस देन 5.5, ठीक है। और वो किसका बना होता है? हमारा इनेमल, कैल्शियम फॉस्फेट, दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो थी पीएच, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि जो एसिड और बेस हैं वो आपस में मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अगर हम बात करें कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो आपस में रिएक्ट करके जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाएंगे और हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और उसकी पीएच क्या होगी? 7। क्या पीएच होगी उसकी? 7, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि वो रिएक्ट करके जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे और न्यूट्रल सोल्यूशन बनाएंगे और उसकी पीएच जो है वो 7 हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करें सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक जो है वो बेस है, ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका इफेक्ट सॉल्यूशन में ज़्यादा रहेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, लेकिन जो हमारा बेस है वो वीक है, बेस वीक है, तो वो एसिड के इफेक्ट को बिल्कुल नल नहीं कर पाएगा, नील नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका जो सॉल्यूशन में जो है उसका असर दिखेगा और हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, क्योंकि बेस वीक है वो इसकी कंसंट्रेशन को पूरी तरह कम नहीं कर पाएगा, करने की कोशिश करेगा लेकिन पूरी तरह कम नहीं होगी और हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा और उसकी पीएच होगी लेस देन 7, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। अब हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिड जो है वो वीक है। अगर एसिड हमारा यहाँ पे वीक है तो ये इसके इफेक्ट को, बेस के इफेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करेगा लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं कर पाएगा। फिर से बता रही हूँ कि वीक है हमारा एसिड और स्ट्रॉन्ग है बेस, ठीक है। तो ये जो हमारा एसिड वीक है ये स्ट्रॉन्ग बेस के इफेक्ट को जो है वो ख़त्म नहीं कर पाएगा और जो सोल्यूशन हमारे पास बनेगा वो बेसिक सोल्यूशन होगा, क्योंकि उसमें जो बेस का इफेक्ट है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो हमारा बेस है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ऐसे में जो पीएच आएगी इस सोल्यूशन की वो होगी मोर देन 7। तो ये जो मैंने आपको डेली लाइफ में हमारे पीएच की इंपॉर्टेंस बताई और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और ये बेस बताए, यहाँ से जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो ज़रूर टेट के एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। सबसे पहले देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला आप सबको पता होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, ठीक है, तो जब हम एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लेते हैं, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड होगा 2NaCl प्लस H2O। एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? ब्राइन सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इज कॉल्ड ब्राइन सोल्यूशन। जब ये रिएक्शन करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस होती है, तो हमारे पास बनता है सोडियम
हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि जो सोडियम मेटल है वो एक एल्कली मेटल है और एल्कली मेटल का यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बना, तो इसको हम बोलेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना? जब हमने ब्राइन सोल्यूशन जो होता है हमारा एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करी तो हमारे पास बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्लोरीन निकली और हाइड्रोजन। इस प्रोसेस का पूरा नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। अब जो हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट निकले इस प्रोसेस के थ्रू, इनका क्या यूज है, ठीक है, क्या यूज है इनका? तो जो सबसे पहला निकला हाइड्रोजन, यहाँ से भी टेट के पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो हाइड्रोजन है वो यूज होता है डिफरेंट फ्यूल्स में, मार्गेराइन में। मार्गेराइन क्या होते हैं? जो आपके सारे वनस्पति घी और तेल होते हैं जो आप घरों में यूज करते हैं, उनको बोलते हैं मार्गेराइन। तो टेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मार्गेराइन है उनको बनने में कौन सी गैस जो है वो यूज होती है, तो कौन सी होती है आपकी? हाइड्रोजन। तो इस तरह से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। देखना, हमने पढ़ा होता है लेकिन हमें पेपर में पता नहीं चलता कि हम किस तरह से उसको अटेम्प्ट करेंगे। तभी मैं आपको साथ साथ जो है वो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है वो भी बता रही हूँ। तो जो हमारी हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, वो मार्गेराइन के लिए, वनस्पति घी को बनाने के लिए यूज होती है। तो याद रखना आपने, हाइड्रोजन जो यहाँ से निकली क्लोर एल्कली प्रोसेस से, वो यूज होती है फ्यूल्स में, मार्गेराइन में, और अमोनिया बनाने में। जो और अमोनिया यूज होता है फर्टिलाइजर बनाने में, ठीक है। पता है आपको अमोनिया एज अ फर्टिलाइजेशन यूज होता है, तो एज अ फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है हाइड्रोजन गैस का। आगे है हमारे पास जो सेकंड प्रोडक्ट निकला, क्लोरीन गैस, ठीक है। तो क्लोरीन गैस कहाँ यूज होती है? वाटर ट्रीटमेंट में। वाटर की जो डर्टीनेस है उसको सॉफ्ट करने में हम क्लोरीन का यूज करते हैं, ठीक है। कई बार टैबलेट की फॉर्म में भी करते हैं, कई बार गैस पास करके भी करते हैं क्लोरीन गैस, ठीक है। और पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, जो क्लोराइड से बनता है वो बनाने में इस क्लोरीन का यूज होता है। स्विमिंग पूल जब खराब हो जाते, गंदे हो जाते हैं, तो उनको यूज़ करने के लिए क्लोरीन गैस पास की जाती है। और जो क्लोरीन गैस है हमारी, वो एज अ डिसइंफेक्टेंट भी जो है वो यूज़ हो सकती है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि वाटर ट्रीटमेंट के लिए या स्विमिंग पूल की सफाई के लिए, क्लीननेस के लिए आप कौन सी गैस यूज़ करते हैं? तो दैट इज योर क्लोरीन गैस। नेक्स्ट है हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारा यहाँ पे थर्ड जो है वो प्रोडक्ट निकला, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आता है एज ए यूज आता है ये डीग्रीसिंग मेटल्स। किसमें यूज होता है? ये डीग्रीसिंग मेटल्स, मेटल की डीग्रीस करने के लिए यूज होता है, उनको सॉफ्ट करने के लिए। और बहुत सारे सोप्स और डिटर्जेंट्स में ये यूज होता है, ठीक है, बहुत सारे सोप्स एंड डिटर्जेंट में यूज होता है। अगली फेज में देखते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूले। अब हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या है? CaOCl2, और इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 इज द फॉर्मूला ऑफ योर ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब जो है ये कैसे बनता है? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं ड्राई स्लेक्ड लाइम, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ड्राई स्लेक्ड लाइम, ठीक है। जब जो क्लोरीन जब हम उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, जो हमें क्लोर एल्कली प्रोसेस से क्लोरीन मिली है, जब हम उसमें ऐड करते हैं उसको, तो हमारे पास बनता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्लस वाटर, और जिसको बोलते हैं हम आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। अब है इसके यूजेस कि इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। जो ब्लीचिंग पाउडर है वो किस यूज में आता है? तो सबसे पहला उसका यूज है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है। जो आपकी कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे कपड़ों को ब्लीच करने के लिए जो है, जैसे कॉटन है, लाइनन है आपकी, उनको ब्लीच करने के लिए जो ब्लीचिंग पाउडर का हम यूज करते हैं। आपको पता है, हमने फाइबर टू फैब्रिक्स पढ़ा,
ठीक है, कि कैसे जो है वो फैब्रिक्स बनते हैं। लेकिन फैब्रिक्स जो हैं वो इतने हार्ड से नहीं होते, मतलब उनमें हम उसको ब्लीच करके हम उनको थोड़ा सा टाइट सा बनाते हैं, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर एज अ किस में यूज़ होता है, ब्लीचिंग फॉर कॉटन एंड लाइनर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। आजकल आपके पास मार्केट में भी बहुत सारे मिलते हैं कपड़ों को ब्लीच करने वाले, जो आपके कपड़े जो है वो धो धो के बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट से हो जाते हैं, ठीक है, उनमें स्टिफनेस नहीं रहती। तो बहुत सारे केमिकल जो है वो मार्केट में एज अ ब्लीच मिलते हैं, जिसमें आप उसको कपड़ों को डाल के फिर से उनमें जो स्टिफनेस सी जो है वो आ जाती है, ठीक है। और दूसरा ब्लीचिंग वुड पल्प, ठीक है। आपको पता है कि जो वुड इंडस्ट्रीज हैं वो पेपर बनाती हैं वुड से, ठीक है। तो जो पेपर है वो भी थोड़ा सा आपने देखा होगा स्टिफ सा होता है, तो वहाँ भी जो है वो ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है। तो आपको पता होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड इन कहाँ पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है फॉर ब्लीचिंग। किसके लिए, डिफरेंट कपड़े, कॉटन हो गया आपका, लाइनन हो गया, सिल्क हो गई, ठीक है, उसको ब्लीच करने के लिए। और वुड ब्लीचिंग वुड पल्प, ठीक है, जब पेपर बनता है पेपर इंडस्ट्रीज में तो जो वुड पल्प होती है, ठीक है, लकड़ी का गूदा जिसको बोलते हैं, उसको भी जो है वो ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है। नेक्स्ट है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। जो ब्लीचिंग पाउडर है आपका वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी जो है वो यूज़ होता है आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट है फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसके जर्म्स को किल करने के लिए भी जो है वो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। आप बरसात आने वाली है, आप देखते हैं बरसात के दिनों में जो वाटर सप्लायर होते हैं वो घर घर जाकर ब्लीचिंग पाउडर देते हैं लोगों को कि आप अपनी पानी की टंकी में डाल लीजिए। तो वो क्यों देते हैं, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो डिसइंफेक्टेंट यूज़ होता है वाटर के लिए, वो वाटर के जर्म्स वगैरह को जो है वो किल करता है, ठीक है। तो ये यूज़ थे ब्लीचिंग पाउडर के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आज का चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप अगर पुराने क्वेश्चन पेपर देखते होंगे तो आपने देखा होगा ये जो हम आज के लेक्चर में करेंगे, यहाँ से हर टेट के एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन या रिएक्शंस या फॉर्मूला जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है खाने वाला, जिसको हम खाने की चीज़ों में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेकिंग सोडा होता है आपका खाने वाला सोडा, जिसका फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं हम इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दिस इज योर बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कई बार इसको हम सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपका बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा है जो हम फूड में यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सोडियम कार्बोनेट जो आपका वॉशिंग सोडा है और बेकिंग सोडा उसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बेकिंग सोडा होता है आपका खाने वाला सोडा और उसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब वो कैसे बनता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl जिसका फॉर्मूला है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ मिलकर बना देता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट बन गया आपका अमोनियम क्लोराइड और दूसरा बन गया आपका ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ठीक है, खाने वाला सोडा, ठीक है। अब इसके यूज़ क्या हैं, जो बेकिंग सोडा है खाने वाला सोडा है, तो इसका मतलब है कि इसका यूज़ हमारे डिफरेंट फूड आइटम्स को बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। जैसे आप केक वगैरह खाते हैं मार्केट में, ठीक है, तो उसमें भी जो है वो हमारा जो है वो ब्रेड वगैरह खाते हैं, ठीक है। घर में कई बार आप पूरियाँ वगैरह तलते हैं, तो उसमें जो है हम जो है वो बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, केक एटसेट्रा। ऐसा क्यों होता है, जब हम आटा गूंथते हैं आपका, ठीक है, बेकिंग सोडा डाल के, तो आप उसको 1-2 घंटे के लिए रख देते हैं और आप देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो बहुत सॉफ्ट सा स्पॉन्जी सा हो जाता है, फूल जाता है। अगर आपने इतना गूंथा होगा तो वो फूल के इतना बन जाएगा। वो क्यों बनता है, इसीलिए क्योंकि जब हम
जो है वो बेकिंग सोडा डाल के आटा गूंथते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो है वो बबल्स बन जाते हैं, और ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा हो जाता है, और उससे बनी हुई चीज़ें जैसे आपके ब्रेड हैं, केक हैं, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। नॉर्मल रोटी जो हम व्हीट से घर में बनाते हैं गेहूं में, वो थोड़ी हार्ड होती है, ठीक है। तो जो आपके ब्रेड हैं और केक हैं वो क्या बन जाते हैं, सॉफ्ट और स्पॉन्जी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे कि बेकिंग सोडा से बनने वाली चीज़ें जैसे ब्रेड और केक वगैरह है वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी कैसे हो जाते हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे है कि जो आपका बेकिंग सोडा है वो एज अ इंग्रेडिएंट यूज होता है एंटाएसिड। कैसे यूज होता है, एज अ इंग्रेडिएंट ऑफ एंटाएसिड। एंटाएसिड्स क्या होते हैं, मैंने पीछे बताया होता है। एंटाएसिड होते हैं जो हमारे एसिड जो बनता है स्टमक में HCl, उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ होते हैं। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था, एक एंटाएसिड का एग्जाम्पल पढ़ा था हमने, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वो भी जो है हमारे स्टमक में जो HCl प्रोड्यूस होता है वो हमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एसिडिटी प्रोड्यूस करता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम एंटाएसिड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका बेकिंग सोडा है वो भी बहुत सारे एंटाएसिड जो एसिड को ख़त्म करने के लिए, एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए यूज़ होते हैं, उनका एक इंग्रेडिएंट जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है, ठीक है, याद रखना है आपने। आगे है इसका यूज़ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, कि वो फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता है। फायर एक्सटिंग्विशर आपको पता है आग बुझाने वाले यंत्र, उनमें भी जो है वो सोडा एसिड, ये जो आपका बेकिंग सोडा है ये सोडा एसिड बनाता है और यूज़ होता है। वो किस तरह से होता है, जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बेकिंग सोडा, उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर में भरते हैं, ठीक है। तो आपका बेकिंग सोडा जो है वो H2SO4 के साथ मिलकर सोडियम सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और आपको पता है ये जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हैं ये दोनों ही आग बुझाने के काम आते हैं। तो आपका जो बेकिंग सोडा है वो एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। आपने अच्छे से देख लेने हैं इनके जो वो हैं फार्मूलाज, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। तो वॉशिंग सोडा जनरली होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। जब हम, ये सिंपल तरीके से बन जाता है, जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो आपका बेकिंग सोडा है उसको हीट करते हैं तो हमारे पास बन जाता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और ये होता है आपका बेकिंग सोडा। साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाती है, ठीक है। आगे है जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं सोडियम कार्बोनेट की। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है उसमें वाटर ऐड करते हैं, फिक्स नंबर ऑफ वाटर ऐड करते हैं, तो वो हमें दे देता है वॉशिंग सोडा। क्या दे देता है हमें, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा फिर वॉशिंग सोडा। तो प्रॉपर फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O। इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब हम सोडियम कार्बोनेट की रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करना। तो जब हम उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो ये बन जाता है आपका वॉशिंग सोडा का फार्मूला Na2CO3.10H2O, ठीक है। अब ये जो वॉशिंग सोडा है ये कहाँ यूज़ होता है, आपको पता है घरों में बहुत यूज़ होता है कपड़े वगैरह धोने के लिए, ठीक है। और ये यूज़ होता है रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। नेक्स्ट जो इसका यूज़ है वो होता है मेक सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, ठीक है। तो जो सोडियम कंपाउंड बनाता है बोरेक्स, आपने देखा था कि सोडियम की और थी बोरेक्स, तो उससे जो है वो सोडियम कंपाउंड बनाते हैं हम बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा। अब यहाँ पे एक टर्म आती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने बोला कि हमने इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन की, तो व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। जब हम फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डालते हैं किसी फॉर्मूला में, किसी सॉल्ट में, तो उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स एडिंग फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल
इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, कि किसी सॉल्ट में 1 फार्मूला यूनिट जिसका कोई प्रॉपर फार्मूला हो, ठीक है। तो जब किसी सॉल्ट में हम फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डालते हैं तो उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो जैसे हम एग्जांपल लें कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, जिसका फार्मूला होता है CuSO4.5H2O, ये है हमारे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है। इनमें जो होता है 5 जो है वो वाटर जो है वो एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनका रंग जो होता है, अगर आपने लैब में एक्सपेरिमेंट किए हैं तो इनका कलर जो होता है वो ब्लू होता है। बहुत बार लैब्स जो है वो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाते हैं और उनका कलर जो होता है ब्लू होता है। जब हम इनको हीट करते हैं तो वाटर रिमूव हो जाता है और ये कलरलेस हो जाते हैं, ठीक है। जब हम इनको हीट करते हैं तो वाटर रिमूव होता है और ये कलरलेस हो जाते हैं। लेकिन जब हम इनको फिर जो है इनमें वाटर ऐड करते हैं तो फिर जो है इनका कलर जो है वो ब्लू हो जाता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है जब हम फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डालते हैं इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट, तो उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं वो जनरली ब्लू होते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें 5H2O जो है वो वाटर होता है, ठीक है। लेकिन जब हम उनको हीट करते हैं तो वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है और वो वाइट हो जाते हैं। लेकिन फिर जब हम उनमें वाटर ऐड करते हैं तो उनका कलर जो है वो ब्लू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो है वो जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट, जिसमें होते हैं 2H2O, 2 जो है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब है, ये था जिप्सम का फार्मूला। अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, ये है हमारा जिप्सम जिसका फार्मूला है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O। जब हम जिप्सम को हीट करेंगे 373 केल्विन पर, जब हम जिप्सम को हीट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो 1.5 जो है वो वाटर जो है वो चला जाएगा और हाफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कैल्शियम सल्फेट के साथ मिलकर बना देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करते हैं, ठीक है, तो वो बना देता है कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाफ वाटर मॉलिक्यूल है तो हम उसको बोलेंगे हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो ये है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो अब ये बन गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में दोबारा से जो है वो वाटर ऐड करते हैं, 1.5 जो है वो वाटर मॉलिक्यूल जो ऐड करेंगे तो फिर से हमारे पास बन जाएगा फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये पूरा जो आज का लेक्चर था बहुत इंपॉर्टेंट था। पुराने क्वेश्चन पेपर देखना, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, तो अपने ये सारे फॉर्मूलेज और उनके नाम जो है वो अच्छे से याद करने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।